हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू डिमरी आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। बहुत सारे हो गए हैं वैसे तो दिस इज द पी वाई क्यू ऑफ 2023 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस टुडे इटसेल्फ। सो लेट्स बिगिन। जस्ट अ मिनट। या Okay, again, the rules are same. You have to pause the video, read the passage, and then try doing the questions that we are going to go ahead with it. Okay, so this is the passage number 1. Pause the video, okay, read the passage carefully, and then we will do the questions regarding it. I'll read the passage quickly. This is the 2021 का PYQ है, ठीक है, आया हुआ है ये क्वेश्चन 2023 का. In India, the segregation of municipal waste at source is rare. Recycling is mostly with the informal sector. More than 3/4 of the municipal budget goes into the collection and transportation, which leaves very little for processing and resource recovery and disposal. Where does the waste to energy fit into all this? Ideally, it fits in the chain after segregation, collection, recycling, and before getting to the landfill. Which technology is most appropriate in converting the waste to energy depends on what is in the waste and its calorific value. The biodegradable components of India's municipal solid waste is a little over 50%, and biomethanation offers a major solution for processing this. Now let's do the questions. Based on the above passage, following assumptions have been made. ओके क्या assumptions मिल रही हैं, हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. ठीक है, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन टू बी विद म्यूनिसिपल शुड वेस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज. ओके, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, resource recovery and recycling requires technological inputs that can be best handled by private sector enterprises. ये तो हम नहीं कह सकते. टेक्नोलॉजिकल जो इनपुट्स हैं वो गवर्नमेंट भी हैंडल कर सकती है, ज़रूरी नहीं है इट शुड बी प्राइवेट. और ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई हो. ठीक है, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन टू बी विद द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज. आई थिंक ये ऑप्शन मेरे को लग रहा है पूरा नहीं लिखा हुआ है. ऑप्शन ही मुझे पूरा मतलब सेंटेंस अच्छे से फॉर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है. लेट्स मी जस्ट कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ बी विद म्यूनिसिपल शुड वेस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज. ये क्या अजम्पशन हुआ? जो कलेक्शन है, प्रोसेसिंग है, सेग्रीगेशन है, उसको हटा देना चाहिए. with the municipal should waste government agencies. तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है. आई एम गोइंग विद द डी पार्ट, नीदर 1 nor 2. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज. अब क्रक्स क्या हो सकता है? जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव. इनएक्सपेंसिव तो नहीं है. Biomethanation is the most ideal way of generating energy from municipal solid waste. Okay, let's keep it here. Segregation of municipal solid waste is the first step of just a second. Segregation of municipal solid waste is the first step in ensuring the success of waste to energy. First step नहीं है, it's not the first step. गलत हो जाता है ऑप्शन. लास्ट, द बायोडिग्रेडेबल कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंडियाज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट एफिशिएंटली. ये ठीक है कि जो इंडिया का म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो अभी तक एडिक्वेट नहीं है, जो बायोडिग्रेडेबल कॉम्पोनेंट्स है. इसी के बारे में बात करी गई थी पैसेज में भी. तो आई एम गोइंग विद द डी पार्ट हेयर ऑल्सो. नेक्स्ट, पैसेज नंबर 2, पॉज इट, read it, and then we will try doing the questions. Okay, चलो let's try doing the questions first. assumptions बतानी है कि क्या assume कर सकते हैं. organic farming is inherently unsafe. देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग अनसेफ कैसे हो सकती है फार्मर्स और कंज्यूमर्स के लिए? ये तो हम assume भी नहीं, मतलब
स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नेवर अनसेफ. ठीक है, फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट. ये ठीक है, एजुकेशन देना ज़रूरी है उनको इको फ्रेंडली फूड के लिए. तो आई एम गोइंग विद द बी पार्ट. 2, without even reading the passage, I was able to do this question. Now let's do the second one. Which of the following statement best reflect the most logical, rational and practical message conveyed by the author in the passage? In India, organic farming should not be a substitute promoted as for the conventional farming. ये तो गलत हो जाएगा. मेरे को नहीं लगता ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो एज अ सब्सटीट्यूट करना चाहेंगे, मना नहीं करेंगे. There is no safe organic alternatives to chemical. देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई safe alternative हो ही ना. This statement is also wrong. I am not even reading the passage. मैंने पढ़ा भी नहीं है, but still I am able to eliminate 2 options. In India, farmers need to be guided and helped to make their organic farming sustainable. उनको of course guidance की ज़रूरत है और help की ज़रूरत है. The aim of organic farming should not be to generate a huge profit, as there is still no global market for its product. I think this is also not the option, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सस्टेनेबल फार्मिंग है, जो इको फ्रेंडली फार्मिंग है, उसको और बढ़ावा देना चाहिए. और इसमें ये लोग कह रहे हैं कि वो कोई ह्यूज प्रॉफिट नहीं देगा. ऐसा ज़रूरी थोड़ी है. तो सी विल बी द राइट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. और पैसेज नंबर 3 पे आ जाते हैं. पॉज करो वीडियो को, पढ़ के देखो कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है. तब तक आई विल ट्राई कि बिना रीड करे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए. ठीक है. द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फूड कंजम्पशन पैटर्न्स जो है वो चेंज हो रहे हैं सब्सटैंशियली इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स, रिजल्टिंग इन द डिसअपीयरेंस ऑफ मेनी न्यूट्रिशियस फूड सच एज मिलेट्स. ओके, लेट्स सी क्या हम बिना उसके कर सकते हैं. To implement the sustainable development goals and to achieve zero hunger, following assumptions. Monoculture agriculture practices are inevitable even if they do not address malnutrition. I don't think this should be the right answer. Inevitable तो नहीं हो सकता, ये extreme word use हो रहा है यहाँ पर. So I don't think it is going to be right. Dependence on few crops has negative consequences for human हेल्थ एंड इकोसिस्टम. ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ हम कुछ ही चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कुछ ही चीज़ों की क्या कहते हैं एग्रीकल्चर पे फोकस करा जा रहा है. जैसे वीट और राइस, मेजरली हमारे इंडिया में वीट और राइस ही ग्रो होता है और वो ही सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, जिसकी वजह से मिलेट्स जैसे अच्छी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बनने बंद हो गए हैं, है ना. तो 2 पार्ट, I think it's right. Government policies regarding food planning need to incorporate nutritional security. जो government policies है उनको nutritional security को भी ध्यान में रखना चाहिए. I think this should also be right. For the present monoculture agriculture practices, farmers receive subsidies in various ways, and government offers remunerative prices for grains and therefore they do not tend to consider crops diversity. This is also correct. देखो ये तो हमारे आप यूपीएससी के उसमें पढ़ते भी हो कि जो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज देती है सिर्फ कुछ पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट्स पे, तो उसी को फिर फार्मर ग्रो करने की कोशिश करता है, मोनोकल्चर करता है. ठीक है, मोनोकल्चर करने की कोशिश करता है. तो ऑब्वियसली ये भी चीज़ मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए. 1 अगर हम हटा दें तो ये और ये गलत हो जाते हैं. बचा 2 and 3 and 3 and 4. आई थिंक चलो एक फर्स्ट वाला भी देख के चलते हैं कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और ज़ीरो हंगर को अचीव करने के लिए मोनोकल्चर को आप इनएविटेबल मानोगे. क्या ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे. While food grain productions have increased over 5 times since independence, it does not sufficiently address the issue of malnutrition. For long, agriculture sector focused on increasing food production, particularly staples, which led to lower production and consumption of indigenous traditional crops and grains, as well as fruits and vegetables, thereby impacting food and nutrition security in the process. Further, intensive monoculture agriculture practices can perpetuate the food and nutritional security problems by degrading the quality of land, water and food derived through them. Okay.
अच्छा, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की सब्सिडीज के बारे में भी बात नहीं करी गई है पूरे पैसेज में, ठीक है। इस पूरे पैसेज में कहीं गवर्नमेंट सब्सिडीज की बात नहीं करी गई है, तो हम जो जो फोर्थ ऑप्शन है उसको भी हटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि वो पैसेज में गिवन नहीं है ना। तो वी कैन टेक इट आउट। वैसे सही है, लेकिन क्योंकि पैसेज में गिवन नहीं है तो हम इसको भी रूल आउट कर सकते हैं। सो वी विल गो विद द बी पार्ट 2 एंड 3 ऑप्शंस, क्योंकि मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो इसलिए हो रही है कि गवर्नमेंट उसमें सब्सिडीज दे रही है। होता तो है, लेकिन हम इस चीज़ को अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पूरे पैसेज में कहीं पर भी गवर्नमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी गई है, तो हम उसको अज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, passage number 4, pause it, read it, and then we will further go for the further questions, ठीक है। Now this is related to the pollution in the cities. Policymakers believe that drastic actions take, such as temporary use of odd even number schemes, ठीक है, क्लोजिंग स्कूल्स, फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन। जो ग्रैप लगता है दिल्ली में, जो दिल्ली के आसपास रहते लोग उनको पता ही होगा क्या होता है। अब तो हर साल लग जाता है, केजरीवाल आप पार्टी में शुरू करा था ये। Banning the use of certain types of vehicles. Air is still not clean. Vehicles more than 15 years old comprise only 1% of the total. Taking them off the road will not make any difference, while banning certain fuels and car types arbitrarily is not proper. Diesel engines produce more than PM 2.5 and less CO2 than petrol or CNG engines. On the other hand, both diesel and CNG engines produce more NOx, that is nitrogen oxide, than petrol engines, and no one has measured the amount of NOx that CNG engines are emitting. Arbitrary bans on vehicles that have passed mandated fitness tests and periodic pollution tests are unfair. What is needed is scientific and reliable information about the sources of pollutants on basis on a continuing basis, and technologies that will work to reduce the pollution from them. Okay, let's try doing the questions now. Which of the following statements best rational, most logical, reflect implications conveyed by the passage? मतलब वही assumptions हमें बतानी है। arbitrary curbs जो है व्हीकल्स पे पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट तो करने की बात नहीं हुई है, ये बात हुई है कि जो आर्बिट्ररी कर्व्स हो रहे हैं उनसे पोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। knee-jerk reactions cannot solve problems of pollution, but an evidence-based approach will be more effective. This is also good option that we can do on. Heavy penalty should be enforced for those driving without periodic pollution test. इसकी पोल्यूशन टेस्ट की कोई बात नहीं करी गई है। इन द एब्सेंस ऑफ लॉज टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन टेंड टू मेक आर्बिट्ररी डिसीजंस। इस चीज़ के बारे में भी हमने कोई बात नहीं करी गई कि लॉज नहीं है इसलिए आर्बिट्ररी डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ये परफेक्ट आंसर है बी वाला, कि जो नी जर्क रिएक्शंस हो रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं हमारी पोल्यूशन के। एविडेंट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए जो कि ज़्यादा इफेक्टिव रह सकती है, ठीक है। चलो पैसेज नंबर 5, read the passage and then we will try to do the questions. Good corporate governance structures encourage companies to provide accountability and control, and a fundamental reason corporate governance has moved on to the economic political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital markets. Effective corporate governance enhances access to external financing by firms, leading to greater investments, higher growth and employment. As investors look to place their funds where standards of disclosure, timely and accurate financial reporting, and equal treatment to all stakeholders are met. Okay, corporate से related है, हमारा finances से related है. Let's try doing the questions now. बेस्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल इन्फ्रेंस की बात करी गई है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस ऑफ गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग. आई डोंट थिंक कंट्रीज से रिलेटेड बात हुई है यहाँ पर. गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की बात हुई है, कंपनीज की बात हुई है, कंट्रीज के बारे में बात नहीं हुई है. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव्स क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स.
ये कह सकते हैं हम सही होगा. आई एम जस्ट रूलिंग आउट द फर्स्ट ऑप्शन. इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन्स. अब बताओ आपको कौन सा सही लग रहा है इसमें. Good corporate governance structures encourage companies to provide accountability and control, and a fundamental reason corporate governance has moved onto the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital markets. Okay, international capital markets ensure that the firms maintain good corporate governance. I think B part will be the most appropriate answer. Good corporate governance paves the way. Robust supply chains के बारे में कोई बात नहीं हुई है. I'm ruling out the D one also. International capital markets ensure that the firms maintain good. नहीं, B will be the final answer for me क्योंकि यही सबसे ज़्यादा most appropriate answer यही है. Most appropriate. Okay, so I'm going with the B part. Now let's go to the next question, next passage, passage number 6. This is the last passage of today's class. Quickly read it and then we will try to do the questions. Elephants and landscape architects creating clearing in forest, preventing the overgrowth of certain plant species and allowing for the regeneration of others, which in turn provides sustenance to other herbivorous animals. They propagate seeds by consuming plants and dispersing the seeds through defecation in different places as they travel. Elephant dung provides nourishment to plants and animals and act as a breeding ground for insects. And in terms of droughts, elephants access water by digging holes which benefit other wildlife. तो मतलब benefits of elephants के बारे में बात करेंगे कि elephants की वजह से क्या क्या फ़ायदे होते हैं. Let's see कि क्या आंसर होना चाहिए. Which of the following statements best reflect the most logical and rational inference. Again inference की बात आ गई. The home range of elephants needs to be vast. Area of rich biodiversity, I don't know. Keystone species है. Keystone species क्या होती है आपने यूपीएससी में पढ़ा होगा. ठीक है. Rich biodiversity cannot be maintained in forest without the presence of elephants. I don't think इतना ज़्यादा होगा. कोई और keystone species भी हो सकती है. Elephants are capable of regenerating forest with species as per their requirement. As per their requirements तो नहीं हो सकता. Human नहीं बन सकते या human भी नहीं. मतलब वो अपने requirements के हिसाब से नहीं, वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से अपने आप होता चला जा रहा है. उनकी अपनी कोई दिमागी वो नहीं है कि वो पहले से सोच के चल रहे हैं. पर बी पार्ट इज द राइट आंसर कि वो कीस्टोन स्पीशीज है और वो बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट करती है. ठीक है. तो दिस बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर. द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज द बी पार्ट. ओके. अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना. और मेरे को किसी का आंसर आया नहीं है लास्ट वाली वीडियो में तो एंड टेल मी कि पी वाई क्यूज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए. पी वाई क्यूज़ डू यू वांट मी टू डिस्कस. मतलब एक पी वाई क्यू लेकर आएंगे जैसे 2024 का लेकर आए तो हम पूरा 2024 का सी सैट एक वीडियो में कवर करेंगे जिसके अंदर एप्टी भी होगा, रीजनिंग भी होगी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होगा. पूरा सी सैट का पूरा पेपर हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे. और अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो इन फ्यूचर देन टेल मी राइट नाउ सो दैट आई कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. और मैं वो वीडियोस लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए. आप उनको देखो और अपनी पूरी प्रैक्टिस करो. पूरा पी वाई क्यू आप वीडियो के साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपके सी सैट में कितने मार्क्स बन रहे हैं. है ना. इट्स काइंड ऑफ अ लाइव मॉक काइंड ऑफ, जहाँ पे आपको फटाफट आपके आंसर्स भी तभी मिल जाएंगे. ठीक है. साथ में करते रहना, प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी. चलो आई विल सी यू ऑन वेडनेसडे एंड वी विल डू द रीजनिंग पार्ट. Okay, bye bye everyone.